Assalamualaikum dear students, my name is Zahid Ahmed and you are watching Zahid Medical Series। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारे पास वायरस। वायरस क्या होते हैं? जब भी हमारे जहन में वायरस का वर्ड्स यूज़ होता है तो हमें पता चलता है कि वायरस क्या होते हैं। ये इस तरह के एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिसीज़ काज करते हैं बॉडी के अंदर। स्टूडेंट, वायरस जो था, ये वायरस का वर्ड जो है ये लेटिन ज़ुबान से निकला है। किस लैंग्वेज से निकला है? लेटिन लैंग्वेज से निकला, विनोम से। लेटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से निकला है? विनोम से। विनोम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। क्या मतलब होता है? पॉइजनस फ्लूइड। वायरस क्या होते हैं हमारे पास? वायरस को हम कहते हैं कि दीज आर द पॉइजनस फ्लूइड होते हैं। और वायरस का वर्ड जो है ये लेटिन लैंग्वेज से निकला, विनोम से है। अगर हम स्टूडेंट्स डिफ़ाइन करें वायरस को, तो वायरसेस असल में क्या होते हैं? ये हमारे पास डीएनए या आरएनए के बने होते हैं। डीएनए या आरएनए से मिलकर बनते हैं और साथ इनके अंदर प्रोटीन होती है। हम क्या कहते हैं कि दीज आर द प्रोटोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। ये क्या है? प्रोटोन्यूक्लियो पार्टिकल होते हैं। मतलब डीएनए या आरएनए, इसको हम क्या कह सकते हैं? दीज आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। क्या कह सकते हैं? बोला न्यूक्लिक एसिड। मतलब हम कहते हैं वायरस क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनको क्या कहते हैं? प्रोटोन्यूक्लियो पार्टिकल भी कहा जा सकता है। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हम वायरस को स्टडी करते हैं या हम ये कहते हैं कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम वायरस को स्टडी करते हैं उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी का क्या मतलब है? मतलब वायरस को स्टडी करना। स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाता है? भला इसको हम वायरोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, वायरसेस हम कहते हैं कि ये बाज़ औक़ात इसको पहले लिविंग कंसीडर किया गया और फिर इसको नॉन लिविंग कंसीडर किया गया। मतलब ये है कि वायरसेस ऐसे हमारे पास पार्टिकल हैं, ऐसे बल ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनको ना तो हम लिविंग कंसीडर कर सकते हैं और ना हम उनको नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म से मिलती हैं और कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नॉन लिविंग से मिलती हैं। अगर हम देखें कि इनकी कौन सी करैक्टरिस्टिक्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म से मिलती हैं, अगर हम इनकी लिविंग करैक्टरिस्टिक्स देखें तो स्टूडेंट्स इनकी करैक्टरिस्टिक्स में ये आता है कि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जो कि करैक्टरिस्टिक्स किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा अगर हम इनकी सेकंड करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो हमारे पास इसकी सेकंड करैक्टरिस्टिक्स आती है, वो ये है कि ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनके अंदर रिप्रोडक्शन का मैकेनिज़म्स भी होता है और ये भी करैक्टरिस्टिक्स किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। थर्ड, अगर हम करैक्टरिस्टिक्स इसकी देखें तो हम क्या कहते हैं कि ये काज इन्फेक्शन, क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। और इन्फेक्शन काज करना भी किसकी करैक्टरिस्टिक कंसिडर की जाती है? वो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स होती है। फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स जो वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करवाती है वो है हमारे पास कि इनके अंदर म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन भी हो सकती है इनके अंदर, क्योंकि इसके पास क्या न्यूक्लिक एसिड है, मतलब डीएनए है, तो डीएनए की वजह से क्या होता है? म्यूटेशन भी हो सकती है। या और इसके अलावा इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी हो सकता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? हम इसको लिविंग और ऑर्गेनिजम्स कंसीडर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसकी कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इसको नॉन लिविंग कंसीडर करवाती हैं। अगर हम इसकी नॉन लिविंग करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो स्टूडेंट्स इसकी नॉन लिविंग करैक्टरिस्टिक्स में आता है हमारे पास कि ये क्या है? ये ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या है भला? ये ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब इनके पास कोई सेल नहीं होता, ये बगैर सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट, सेल की डिस्कवरी में हमने डिस्कस किया था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क के कंसेप्ट को।
डील मार्क ने ये कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको हम लिविंग तब तक नहीं कह सकते जब तक कि वो सेल से ना मिलकर बना हो। तो हमारे पास वायरस जो है ये तो बगैर सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो मतलब हम इसको लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें वायरसेस की, तो वायरसेस के अंदर रिस्पायरेशन का मैकेनिज़म्स नहीं होता, ये कांट रिस्पायर नहीं कर सकते, ना रिस्पायरेशन होती इनके अंदर और ना एक्सक्रीशन का मैकेनिज़्म होता है इनके अंदर, ना रिस्पायर करते हैं और ना एक्सक्रीट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये करैक्टरिस्टिक्स भी जो है ये भी नॉन लिविंग थिंग की करैक्टरिस्टिक्स है। अगर हम थर्ड इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखें तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भला? ये क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, मतलब इनको हम क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम साल्ट के क्रिस्टल बनाते हैं, इसके अलावा शुगर के क्रिस्टल होते हैं, इसी तरह वायरस के भी क्रिस्टल बन सकते हैं। और ये क्रिस्टलाइजेशन जो होती है ये नॉन लिविंग थिंग्स की करैक्टरिस्टिक्स है। तो स्टूडेंट्स इस वजह से क्या है, जो हमारे पास वायरसेस होते हैं ये ना तो हम इनको लिविंग कह सकते हैं ना हम इनको नॉन लिविंग कह सकते हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक बॉर्डर लाइन केस है हमारे पास। और यही वजह थी कि वायरसेस को जो 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था रॉबर्ट विटेकर ने 1969 के अंदर, उस किंगडम में भी वायरसेस को कहीं नहीं रखा गया, क्योंकि ये ना तो लिविंग के हम कह सकते हैं और ना ये नॉन लिविंग कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें डिस्कवरी कैसे हुई थी वायरसेस की, मतलब वायरस को डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखें स्टूडेंट्स, वायरस जो सबसे पहला वायरस डिस्कवर हुआ था उस वायरस का नाम था टोबैको मोज़ैक वायरस, TMV, मतलब टोबैको मोज़ैक वायरस। ये वायरस क्या था? ये ऐसा वायरस था जो कि तंबाकू प्लांट्स को अफेक्ट करता था। और याद रखें सबसे पहले स्टूडेंट्स टोबैको मोज़ैक वायरस के ऊपर जो एक्सपीरियंस किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो था एडोल्फ मायर। कौन सा साइंटिस्ट था? एडोल्फ मायर ने क्या किया था, उसने सबसे पहले टोबैको मोज़ैक वायरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। टोबैको मोज़ैक वायरस के ऊपर उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उसने स्टूडेंट्स टोबैको मोज़ैक वायरस को एक्सट्रैक्ट किया था, मतलब एक तंबाकू प्लांट उसने लिया और उसको रब किया अच्छी तरह से, तंबाकू प्लांट्स को रब करके उसको सोप में कन्वर्ट कर दिया, उसका सोप निकाला और उस सोप को फिर उसने क्या किया, उसने दूसरे प्लांट्स के ऊपर गिरा दिया। जब उसने दूसरे प्लांट्स के ऊपर उस सोप को गिराया तो उसने देखा कि वही जो हमारे पास चीज़ें थी, मतलब वही एजेंट जिन्होंने पहले तंबाकू के प्लांट्स को इफ़ेक्ट किया हुआ था उन्होंने अगले प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट किया। तो उसने क्या कहा, उस वक़्त जो था माइक्रोस्कोप इतना अच्छा डिस्कवर नहीं हुआ था, मतलब जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था उसकी रेंज बहुत कम थी। तो हमारे पास एडोल्फ मायर ने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो एजेंट हैं जो कि तंबाकू मोज़ैक के ऊपर, मतलब तंबाकू प्लांट्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इनको उसने नाम दिया कि दीज आर द इनविजिबल बैक्टीरिया। उसने क्या नाम दिया, उसने कहा कि ये इनविजिबल बैक्टीरिया हैं, क्योंकि वो हमारे पास माइक्रोस्कोप के अंदर भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो इसलिए उसने कहा कि ये कोई इनविजिबल बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि तंबाकू प्लांट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। उस वक़्त अभी तक वायरस डिस्कवर नहीं हुई थी, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसी एक्सपेरिमेंट को फिर मज़ीद परफॉर्म करवाया एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था इवानोस्की। क्या नाम था? इवानोस्की ने इसको मज़ीद एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर। और याद रखें स्टूडेंट्स, जो डिस्कवरर है हमारे पास, आपको अगर पूछा जाए कि हमारे पास ये वायरस को किसने डिस्कवर किया, तो इवानोस्की ने स्टूडेंट्स वायरस को डिस्कवर किया था। इवानोस्की ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने कहा कि जो एडोल्फ मायर ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि उसने जो सोप निकाल के उसको दूसरे प्लांट के ऊपर फॉल करवाया, उसने कहा कि वो सोप जो था, उसने कहा कि ये जो सोप है असल में, कहता इस सोप को क्या किया जाए, उसने इस सोप को फ़िल्टर किया, इस सोप को फ़िल्टर किया और फ़िल्टर करके उसने क्या किया, जो उसने फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करके उस फ़िल्टर जो हमारे पास सोप था उसको उसने फिर दूसरे प्लांट पे फॉल करवाया। तो क्या देखा उसने कि उन्होंने वो फ़िल्टर जो मटेरियल था उसने भी आगे जाके हमारे पास डिसीज़ काज की।
तो इवानोस्की ने एक बात यहाँ पे की, उसने कहा कि ये जो फ़िल्टर हुए हैं एजेंट, असल में कहता है ये बैक्टीरिया हो सकते हैं। उसने ये बात जाहिर की। उसका एक कंसेप्ट तो ये था कि बैक्टीरिया जो हैं ये फ़िल्टरेबल हो सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से वो फ़िल्टर हो चुके हैं और ये डिसीज़ काज कर रहे हैं। और दूसरी बात उसने की, उसने कहा कि अगर ये बैक्टीरिया नहीं है तो फिर ये ऐसे चीज़ है, मतलब ये कोई टॉक्सिन है। ये क्या है? ये कोई टॉक्सिन्स हैं जो कि बैक्टीरिया से प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब बैक्टीरिया कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो टॉक्सिन आगे जाके इन्फेक्शन प्रोड्यूस करवा रहा है। तो इसके ऊपर मज़ीद ये हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसको मज़ीद सोल्व किया। हमारे पास जो तीसरा साइंटिस्ट था उसका नाम था बिजरनिक। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो तीसरा साइंटिस्ट था उसका नाम था बिजरनिक। बिजरनिक ने स्टूडेंट्स क्या किया? बिजरनिक ने टर्म वायरस को इंट्रोड्यूस करवाया। किस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया? वायरस। जो टर्म हम यूज़ करते हैं ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? बिजरनिक ने। बिजरनिक ने इसी एक्सपेरिमेंट को मज़ीद परफॉर्म बिजरनिक ने स्टूडेंट्स क्या किया? बिजरनिक ने ये बताने की कोशिश की कि असल में जो हमारे पास इवानोस्की ये कह रहा था कि जो फ़िल्टर हुए हैं एजेंट वो असल में बैक्टीरिया हैं, तो उसने कहा कि ऐसा बात नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं वो फ़िल्टर को पास कर ही नहीं सकते। बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पास वो फ़िल्टर पेपर को क्रॉस कर ही नहीं सकते। तो उसने क्या किया? उसने हमारे पास बिजरनिक ने क्या किया? बिजरनिक ने वही सोप लिया, उसने उसको फ़िल्टर किया, पोर्सलीन फ़िल्टर पेपर से गुजारा। उसने पोर्सलीन फ़िल्टर पेपर से गुजारने के बाद उसने इस मटेरियल को क्या किया? उसने इसको हमारे पास एक न्यूट्रिएंट, आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट मटेरियल के ऊपर, न्यूट्रिएंट मीडियम जो था इसके ऊपर इसने इसको रख दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास बैक्टीरिया हुए तो वो क्या करते हैं, हमें पता है कि वो कॉलोनी बना लेते हैं। वो न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर क्या करते हैं? कॉलोनी बना लेते हैं। लेकिन उसने देखा कि ये असल में इन्होंने किसी किस्म की कोई कॉलोनी नहीं बनाई थी। तो उसने ये ज़ाहिर किया कि ये जो एजेंट हैं इनको क्या ज़रूरत है? कहता इनको होस्ट की ज़रूरत होती है। होस्ट के बगैर वो कहता ये ज़िंदा नहीं रह सकते। और फिर उसने इन एजेंट को नाम दिया वायरस का। क्या नाम दिया उसने? इनको वायरस का नाम दिया। तो बिजरनिक ने हमारे पास स्टूडेंट्स टर्म वायरस को इंट्रोड्यूस करवाया था। और मज़ीद अगर आप देखें तो इसको मज़ीद जो हमारे पास था स्टूडेंट्स, हाँ जी, इसको स्टेनले जो साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था स्टेनले ने इसको क्रिस्टलाइज़ किया। क्या किया? क्रिस्टलाइज़ किया। क्रिस्टलाइज्ड सबसे पहले हमारे पास टोबैको मोज़ैक वायरस, मैंने पहले बताया टोबैको मोज़ैक वायरस सबसे पहले डिस्कवर हुआ था और उसको क्रिस्टलाइज़ किया गया था। टोबैको मोज़ैक वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज़ किसने किया था? स्टेनले ने। और जब उसने स्टेनले ने हमारे पास इसको क्रिस्टलाइज़ किया तो हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि ये वायरसेस ही होते हैं जो कि किसके बने होते हैं? आरएनए या डीएनए के बने होते हैं। और इसके अलावा इनके ऊपर एक कोटिंग होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद करने वाले हैं। वो ये है कि 1796 के अंदर सबसे पहले वैक्सीन जो थी हमारे पास, वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर था वो भी किसके ख़िलाफ़ यूज़ किया गया था? वो भी वायरस के अगेंस्ट ही वैक्सीन सबसे पहले बनाई गई थी 1796 के अंदर। और इस बंदे का नाम क्या था? एडवर्ड जेनर। सबसे पहले वैक्सीनेशन किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। और किसको की थी? उस बच्चे को जो कि 8 साल का बच्चा था जिसका नाम था जेम्स फिप्स। क्या नाम था भला? जेम्स फिप्स था। उस बच्चे को उसने 8 साल के बच्चे को सबसे पहले वैक्सीन की थी। और किस डिसीज़ के अगेंस्ट उसने की थी? याद रखें स्टूडेंट्स, कॉवपॉक्स के अगेंस्ट। कॉवपॉक्स के अगेंस्ट उसने यूज़ किया था मटेरियल को। और यहाँ पे स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो था हम कहते हैं सबसे पहले उसने वैक्सीनेशन की गई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।